देश भर में बम ब्लास्ट ये आरएसएस के लोग कर रहे थे, ये जानकारी में पकड़ में आया। तो जानकारी में पकड़ में आने के कारण आरएसएस के संबंधित जो लोग थे, अब उनको डर सताने लगा कि अब ये डाटा अगर हाईकोर्ट में पहुंच जाता है, इसकी सही तरीके से जांच होना शुरू हो गया है। अगर ये डाटा एक्सपोज हो जाता है तो आरएसएस के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी आ सकती है। आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से आरएसएस के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी आ सकती है। इसलिए 26/11 का अटैक करने के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जो इसकी जांच कर रहा है, इसके पास हमारे वीडियोस है, इसके पास हमारे ऑडियो है, इसने हमारे फोन टैप किए हैं और सारे के सारे सबूत इसके पास होने के कारण इसको अब मार डालना होगा, इसकी अब हत्या करनी होगी। और हत्या करने के लिए उनको बड़ा अवसर मिल गया और वो अवसर था पाकिस्तान से एक टेररिस्ट ग्रुप मुंबई में अटैक करने वाला है, इसलिए वो अवसर को उन्होंने भांप लिया। भारत सरकार की रोय, आईबी के अंदर ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों ने मिली भगत करके दूसरा अटैक करने की तैयारी पर लग गए। साथियों, आज 26 नवंबर के उपलक्ष्य में कोकण स्तरीय संविधान परिषद का आयोजन किया गया है। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, इसलिए वो आजादी का दिन है। मगर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी ये संविधान दिन है। मगर 26 नवंबर को संविधान के मेमोरी में लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? अगर भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को पूरा हो गया तो संविधान 26 नवंबर को ही लागू कर देना चाहिए था। 26 जनवरी तक राह देखने की जरूरत नहीं थी। ऐसा स्वाभाविक प्रश्न मन में पैदा हो सकता है। तो 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो उसके पीछे एक वजह यह है कि 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण ठराव पास किए गए और उसमें एक ठराव यह था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, मगर लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 नवंबर को चिन्हित किया, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य घोषित किया गया इस लाहौर अधिवेशन में। और एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। ये दोनों बातें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही संविधान बनाने की एक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके आधार पर 1935 को सेकेंड इंडिया एक्ट बना। तो 26 नवंबर ये जो दिन है, 1885 में पैदा हुई कांग्रेस को 26 नवंबर ये तारीख महत्वपूर्ण लगा।
1929 में, तो उनके लिए 26 नवंबर को जब संविधान पूरा हो रहा है, ये दिन महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उन्होंने प्लान बनाकर, योजना बनाकर 26 जनवरी को जो उन्होंने आजादी का दिन घोषित किया था, उस दिन पर संविधान लागू करने की घोषणा की। साथियों, इसमें एक विषय है कि 1952 को बाबा साहब अंबेडकर ने पुणे कोर्ट के मेन हॉल में एक स्पीच किया था, और उनके स्पीच का विषय था कि लोकतंत्र सफल होने की वजह और लोकतंत्र विफल होने की वजह क्या है। इस महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने ये कहा कि सामाजिक विषमता ही प्रजातंत्र के विनाश के कारणों में से एक प्रमुख कारण है, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो वक्तव्य दिया संविधान लागू होने के 2 साल पश्चात, और उन्हें लोकतंत्र का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था, तो उन्होंने जो भाकित किया कि अगर लोकतंत्र सफल हुआ कैसे माना जाएगा, जब भारत के सभी लोगों को समानता के अधिकार मिलेंगे, सभी नागरिकों को प्रतिनिधित्व का अधिकार समानता के अधिकार पर मिलेगा, तब लोकतंत्र सफल माना जाएगा। मगर भारत में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास वेल्थ रहेगा, व्यवस्था रहेगी, संपत्ति रहेगी, और बहुसंख्य लोगों को भूखमरी गरीबी में धकेला जाएगा, ये लोकतंत्र विफल होने की वजह मानी जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर का 22 दिसंबर 1952 का वक्तव्य और अभी पिछले माह में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का अव्वल आना, ये बात का सबूत है कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही ज्यादा खतरे में है। भारत की मुट्ठी भर लोग, 2% लोगों के पास देश का 80-90% संपत्ति है। जिस मुंबई में हम बात कर रहे हैं, इस मुंबई में एक दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, और इसी मुंबई में अंबानी का भारत में ऐसा मकान है जो सबसे अमीर आदमी का मकान है। कितनी बड़ी विडंबना है मुंबई में। तो बाबा साहब अंबेडकर का जो वक्तव्य है, ये इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं, और वो विषय बहुत ही गंभीर विषय है। हमें खुशी हुई कि एक पुलिस अफसर, इन्होंने अपनी एक याद शेयर की कि माननीय करकरी एटीएस प्रमुख करकरे जी के साथ हुए थे, और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2 बातों के लिए याद किया जाता है, एक संविधान निर्माण होने की प्रक्रिया, और 26 नवंबर के दिन ही मुंबई पर अटैक, इसीलिए इसको 26/11 कहते हैं। और आखिरी डायलॉग उन्होंने करकरे साहब ने इनके साथ किया। सालगांवकर साहब, कामटे साहब और करकरी जी का मौत कैसे हुआ, इस पर अभी भी भारत का मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। करकरी साहब की मौत की वजह क्या है? ढेर सारे पुलिस अधिकारी थे, उन ढेर सारे पुलिस अधिकारियों को नहीं मारा गया, करकरे, कामटे और सालस्कर को ही क्यों मारा गया? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसको जानना समझना आज के संविधान दिन के मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीएसटी रेल स्टेशन पर आम लोगों को मारा गया, भारत के नागरिकों को, आज के ही दिन, आज ही संविधान निर्माण का दिन है, और आज ही के दिन 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक सीएसटी रेल स्टेशन के ऊपर आम लोगों को मार दिया गया,
वो कौन मारने वाले लोग थे, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। चर्चा वही होती है जो मीडिया के द्वारा बताया जाता है। जैसे कोई क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट का मैच लोग देखते हैं, इससे लोगों को एंटरटेन होता है। पहली बार लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया जो होटल है ताज, बॉम्बे का जो बड़ा समंदर के किनारे जो होटल है, इसका लाइव टेलीकास्ट मीडिया के लोगों ने दिखाया। दिखाने के बाद कोर्ट में मामला गया, क्या आतंकवादी लोगों के द्वारा मुंबई पर अटैक किया जा रहा था, क्या ये मीडिया को दिखाना चाहिए, ऐसी बहस हुई। साथियों, मुंबई पर 2 अटैक हुए हैं और 2 अटैक को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यह अटैक पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। यह सबसे बड़ा झूठ है। जो मुंबई के होटल में जो अटैक किया गया, यह पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया है, यह सच है। मगर सीएसटी और कामा अस्पताल, यहां पर जो अटैक किया गया है, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा नहीं किया गया है। ये अटैक आरएसएस का अभिनव भारत और आईबी के ब्राह्मण्स लोगों के द्वारा सीएसटी के ऊपर अटैक किया गया है। और ये बात महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएन मुशर्रफ साहब ने हु किल्ड कर करे इस किताब में सप्रमाण सिद्ध किया है। साथियों, इसकी क्रोनोलॉजी को अगर समझना है तो अमेरिका की एक बड़ी संस्था ने भारत सरकार की जो रॉ एजेंसी है, इस रॉ एजेंसी को यह सूचना दिया गया। ये सूचना उन्होंने 18 नवंबर को दिया। रॉ विभाग को अमेरिका की एजेंसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया, 18 नवंबर को दिया कि आने वाले 4-5 दिन के भीतर भीतर पाकिस्तान से लश्कर-ए तोयबा इस आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप के 10 आतंकवादी पाकिस्तान से निकल पड़े हैं। और उनका अक्षांश रेखांश तक बताया। अक्षांश रेखांश का मतलब होता है बहुत ही श्योर जानकारी। अक्षांश रेखांश ये जो डाटा बताने का संदर्भ है, अत्यंत एक्यूरेट जानकारी। 10 टेररिस्ट लोग वहां से निकले हैं और ये तारीख को, ये समय पर वो मुंबई में दाखिल होने वाले हैं। ये जानकारी रॉ विभाग को अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह जानकारी दी। रॉ विभाग ये भारत सरकार का खुफिया विभाग है। ये जानकारी उन्होंने किसको देनी चाहिए थी? ये जानकारी मुंबई पुलिस विभाग को देनी चाहिए थी ताकि वो अलर्ट हो जाए। ये जानकारी उन्होंने किसको देनी चाहिए थी? कि ये जानकारी उन्होंने जो नौदल के लोग हैं उन लोगों को यह जानकारी देना चाहिए था। अगर उन्होंने अक्षांश और रेखांश के साथ यह जानकारी उनको प्रदान किया होता तो 26/11 का अटैक मुंबई पर नहीं हो पाता। सेकंडों में वो उनको उड़ा डालते, समंदर में ही उनका नामो निशान तक नहीं रहता। तो इस जानकारी को रॉ विभाग के लोगों ने किन लोगों को बताया? जो वहां पर कोई सिक्योरिटी का काम कर रहे, समंदर में सिक्योरिटी का काम कर रहे एक साधारण कर्मचारी को यह जानकारी दिया कि एक ऐसी नाव आने वाली है, एक ऐसा जहाज आने वाला है और उसके पास कोई अत्याधुनिक साधन नहीं है, उसके पास कोई खास मिशनरी नहीं है। वो आदमी, सिंगल आदमी उस रात को जगा रहा और उसने रॉ के अधिकारियों को बताया ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, जैसे आपने जानकारी मुझे बताया ऐसा दिखाई नहीं दिया। साथियों, 26 नवंबर के दिन 2 बड़ी घटनाएं होती है और वो 2 बड़ी घटनाओं का संदर्भ एक
बड़ी घटनाओं के साथ छुपा हुआ है। माननीय करकरे जी एटीएस के प्रमुख 2008 में बने और अटैक 2008 में ही हुआ 26/11 को। मगर जब ये अटैक होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसके पीछे अटैक करने वाले दो समूह थे। एक टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान से निकले हुए और एक टेररिस्ट ग्रुप भारत के अंदर है, एक टेररिस्ट ग्रुप भारत के बाहर से आया हुआ है। तो भारत के अंदर वाला टेररिस्ट ग्रुप को किस बात की चिंता थी? करकरे जी जब एटीएस प्रमुख नहीं थे तब भारत के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है जैसे कि आरएसएस को इस बात की चिंता नहीं थी कि हम बम ब्लास्ट करें। जांच करने वाले लोग भी हमारे, खुफिया एजेंसी भी हमारी, जुडिशरी पर नियंत्रण भी हमारे लोगों का, तो हम किसी भी सूरत हाल में पकड़े नहीं जाएंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस था। मगर 2008 में मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ और मालेगांव के बम ब्लास्ट में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम मिले। दो लोगों के शुरू में नाम मिले। वो नाम किस आधार पर मिले? क्योंकि जो स्कूटी था वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की स्कूटी के कारण कुछ लोगों के, संदिग्ध लोगों के नाम मिले और उनके थ्रू उनके जो रियल मास्टरमाइंड है इनका अता पता मिलना शुरू हुआ और अता पता में जानकारी पता ये चला कि देश भर में जो सीरियली 2002 से जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये बम ब्लास्ट करने वाले जो लोग हैं, ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, ये इसका असली मास्टरमाइंड है। इसके साथ शंकराचार्य पांडे एक ब्राह्मण है, इसके साथ रमेश उपाध्याय और एक ब्राह्मण है, इसके साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, सुनील जोशी है और ये लोग आरएसएस के अंदर जो कट्टरवादी ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने बाहर आकर आरएसएस का नाम पता न चले, कल अगर पकड़ भी आए तो आरएसएस का हमारा संबंध नहीं है, ये दिखाने के लिए उन्होंने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अभिनव भारत। अभिनव भारत ये संगठन इतिहास में किसने बनाया? सावरकर ने बनाया। सावरकर ने क्यों बनाया? तो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने के लिए बनाया था। अब ये संगठन दोबारा निर्माण किया गया और इसके पीछे बम ब्लास्ट करने का मकसद था। बम ब्लास्ट आरएसएस का अभिनव भारत के लोग करते थे, मगर अखबार में फलाना फलाना मुसलमान, फलाना फलाना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किया, ये खबर आती थी। बम फोड़ते थे आरएसएस के ब्राह्मण और पकड़ में आते थे बेकसूर मुसलमान। मगर 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को पकड़ने वाले सारे के सारे सबूत मिल गए और दयानंद पांडे जो शंकराचार्य अपने आप को कहता था, उसके पास से 2 लैपटॉप जब्त किए गए और उस लैपटॉप में आश्चर्यजनक जानकारी महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख को मिली, जिसके अंदर 48 वीडियो और ऑडियोस थे। और ये वीडियो किसके थे? तो जो बम ब्लास्ट करने के लिए जो गुप्त मीटिंग होता था, उस गुप्त मीटिंग के वो वीडियो थे। और भारत में अलग अलग जगह पर ये जो टेररिस्ट ग्रुप के ब्राह्मण्स लोग थे, इनका गुप्त मीटिंग होता था और शंकराचार्य पांडे को आदत थी कि उस गुप्त मीटिंग का वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखता था। जो शामिल थे उनके चेहरे पर वीडियो कैमरा घूमता था। इसलिए करकरे जी के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गया और जो वीडियो में दिखाई देते थे वो उनकी तहकीकात के लिए बुलाते थे और सबूत मिलते ही उनको एक के बाद अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। इस आधार पर 26/11 की अटैक की पार्श्वभूमि बनने के पहले आरएसएस के संबंधित सारे मुख्य सूत्रधार लोगों की
महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख ने तहकीकात किया था और तहकीकात के आधार पर यह सिद्ध हुआ था कि मालेगांव का बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। 2006 का बम ब्लास्ट नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ जो महाराष्ट्र का जिला है, वहां घर के अंदर बम बनाते हुए फट गया, 2 लोग मर गए, कुछ लोग घायल हो गए। आरएसएस के वर्कर लोग बम बनाते हुए फटने के कारण 2 लोग मर गए, ये सबूत भी मिला। समझौता एक्सप्रेस किसने किया, ये सबूत में मिला। तो सारे के सारे सबूत देश भर में बम ब्लास्ट ये आरएसएस के लोग कर रहे थे, ये जानकारी में पकड़ में आया। तो जानकारी में पकड़ में आने के कारण आरएसएस के संबंधित जो लोग थे, अब उनको डर सताने लगा कि अब ये डाटा अगर हाईकोर्ट में पहुंच जाता है, इसकी सही तरीके से जांच होना शुरू हो गया है। अगर ये डाटा एक्सपोज हो जाता है तो आरएसएस के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी आ सकती है। आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से आरएसएस के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी आ सकती है। इसलिए 26/11 का अटैक करने के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जो इसकी जांच कर रहा है, इसके पास हमारे वीडियोस है, इसके पास हमारे ऑडियो है, इसने हमारे फोन टैप किए हैं और सारे के सारे सबूत इसके पास होने के कारण इसको अब मार डालना होगा, इसकी अब हत्या करनी होगी। और हत्या करने के लिए उनको बड़ा अवसर मिल गया और वो अवसर था पाकिस्तान से एक टेररिस्ट ग्रुप मुंबई में अटैक करने वाला है, इसलिए वो अवसर को उन्होंने भाप लिया। भारत सरकार की रोय, आईबी के अंदर ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों ने मिली भगत करके दूसरा अटैक करने की तैयारी पर लग गए। साथियों, मुंबई में एट ए टाइम 2 अटैक हुए हैं और जो जांच पड़ताल की उस समय के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल चाकुरकर। शिवराज पाटिल चाकुरकर ने जो जांच किया, जांच में ये बातें सामने आ गई कि केंद्रीय संस्था ने ही गुमराह किया, यह जानकारी हाइड की, यह जानकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं की। तो शिवराज पाटिल चाकुरकर ने एक स्पेशल कमिटी का गठन किया और उस स्पेशल कमिटी के कारण ये सारे लोगों के रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट में सारा का सारा कोरा चिट्टा रेडी हो गया और इस रिपोर्ट की खबर हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस नामक अखबार में छपकर आई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो गोपनीय रिपोर्ट था, सीक्रेट रिपोर्ट था, ये मीडिया के 2 बड़े अंग्रेजी अखबार वाले लोगों को इसका सीक्रेट जानकारी लीक कैसे हुआ। और उस समय चाकुरकर को यह कहकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया कि चाकुरकर जी ने एक ही दिन में 3 अलग अलग फंक्शन किए हैं और 3 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग कोट पहने हैं। ये बताकर चाकुर जी का इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा कपड़े बदलने का मामला नहीं था, ये आरएसएस को पकड़ने का वो जांच में पता चल गया था। साथियों, मुशर्रफ साहब का दावा है और मुशर्रफ साहब ने तथ्य के आधार पर यह सिद्ध किया कि सीएसटी के ऊपर जो अटैक करने वाले जो लोग थे, ये सारे के सारे लोग, उसमें 2 लोग थे। सीएसटी के ऊपर अटैक करने वाले, अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले जो लोग थे, ये लोग पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं थे, ये आरएसएस से जुड़े हुए आतंकवादी ब्राह्मण लोग थे। और उन्होंने जब अंधाधुंध करके गोलियां चलाई और जब उनको समझ में आ गया कि हम पकड़ में आने वाले हैं, तो उन्होंने उनके शरीर पर जो हथियार वाले जो कपड़े रखे थे, वो आनन फानन में उन्होंने वहां से छोड़कर वहां से भागना शुरू किया। उस गड़बड़ी में उनके पास जो मोबाइल थे, उस मोबाइल को भी वहां छोड़ दिए गए।
जांच में ये जांच अधूरी छोड़ दी गई कि जो मोबाइल मिले उसके अंदर का जो सिम कार्ड था ये सतारा के एक बड़े नेता का था, और वो बड़ा नेता एक पार्टी से जुड़ा हुआ था। जिस दिन अटैक हुआ रात भर से लेकर सवेरे 10 बजे तक ये लोग उस सतारा के एक पार्टी के नेता के टेलीफोन पर बातचीत किए, रिकॉर्ड मिल गए, मगर जांच एजेंसी ने वो नंबर भी मिला था, वो पार्टी का नेता का नाम भी मिला था। जांच एजेंसी ने उनको क्लीन चिट देने का या उसके आगे कोई जांच न करने का मामला किया, ये बात भी सामने आई। मुशर्रफ साहब का ये कहना है कि जितने भी टेररिस्ट ब्राह्मण लोगों की लिस्ट मांगी गई या करकरे साहब के द्वारा ढूंढी गई, उसमें से लगभग सारे लोग मिल गए हैं, मगर 2 टेररिस्ट लोग अभी तक नहीं मिले हैं। तो मुशर्रफ साहब का दावा है जब ये पकड़ में आ गए तो इन्होंने अपने आप को वहां पर मार दिया है, और मारते वक्त एक खबरदारी लिया कि चेहरा साफ न दिखाई दे। यानी ये आप तो फिल्मों में देखते हो कि कोई सबूत ना मिले इसलिए वो जहर पीते थे, ऐसी गोलियां खाते थे ताकि सबूत खत्म हो जाता था, मगर इन्होंने अपने चेहरे तक मिटा दिए और वहां पर उन्होंने उनकी हत्या हुई, ऐसा इनका दावा है। और सरकार की एनआईए और एटीएस का दावा है कि यह अभी तक गायब है, यह अभी तक मिले नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये लोग अभी तक कैसे नहीं मिले। साथियों, हेडली नामक एक आतंकवादी है, और हेडली वो जो होटल पर जो अटैक किया उसका कर्ता धर्ता एक उसको भी माना जाता है। जांच में यह भी पाया गया कि हेडली ने इस बात की कबूला कि हम लोग केवल समुद्र के किनारे होटल पर ही अटैक करने की योजना से आए थे, हमारा सीएसटी के ऊपर अटैक करने में हमारा कोई संबंध नहीं है, उसमें हमारे लोग शामिल नहीं है। साथियों, जांच में और एक जानकारी ये सामने आई कि जो 10 लोग आए थे पाकिस्तान से, और रॉ को इसकी पूरी जानकारी थी, ये तक जानकारी दी गई रॉ को, अमेरिका की संस्था ने, कि उनके पास जो मोबाइल है वो भारतीय कंपनी के मोबाइल है। यानी भारत, वो पाकिस्तान से तो आ रहे हैं, मगर जब वो मुंबई के तरफ आ रहे हैं तो उनके पास जो मोबाइल है, सिम कार्ड है, वो इंडिया के है। वो 10 टेररिस्ट लोगों के पास सिम कार्ड और मोबाइल इन्हीं के पास है, और जांच में ये पाया गया कि उन मोबाइल से, उस सिम कार्ड से 284 कॉल किए गए। वो जो जिन मोबाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन मोबाइल में जिन लोगों ने, जिन टेररिस्ट लोगों ने जो कॉल का इस्तेमाल किया, उसमें बातें हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उधर से उनको कॉल आ रहा है, अब ऐसा मारो, अब ऐसा करना चाहिए। इसमें अलग अलग टेररिस्ट लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, मगर वो जो टेररिस्ट लोग थे उन लोगों ने कसाब का और इस्माइल का नाम ही नहीं लिया। जो 284 कॉल रिकॉर्ड का डाटा है, उस 284 कॉल रिकॉर्ड के डाटा में इस्माइल और अजमल कसाब का नाम ही नहीं है। और आश्चर्य की जानकारी यह है, आईजी साहब का यह कहना है, क्योंकि जो क्राइम का रिसर्च करते हैं उनका ये कहना है कि कोई भी जांच एजेंसी किसी बात का अगर जांच करती है, खासकर की पुलिस विभाग के आईजी लेवल के व्यक्ति है, इनका यह कहना है कि जिस दिन करकरे साहब को कौन गाइड कर रहा था, उनको कौन बुला रहा था, उनको गाइड कौन कर रहा था, इसका वायरलेस से डायलॉग हुआ होगा। वायरलेस का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। मुंबई के पुलिस को एशिया में नंबर 1 का स्थान मिला है। मुंबई के पुलिस को
महत्वपूर्ण क्राइम को ढूंढने में मुंबई के पुलिस का बड़ा हाथ है। मुंबई के लोगों को, मुंबई के पुलिस की वाहवाही एशिया में की जाती है, मगर जो वायरलेस का उस दिन का डाटा है वो डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहा गया है। खास बात यह है कि करकरे जी को गोली मारी गई तो करकरे जी के शरीर में जो था बुलेट प्रूफ जैकेट था और करकरे जी को गोली नहीं लगी। करकरे जी को गोली जो मारी गई, जो खाली जगह थी वहां पर उनको गोली मारी गई और जो आतंकवादी थे मारने वाले वो असल मराठी बोल रहे थे। करकरे जी को मारने वाले जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी अगर टेररिस्ट है तो पाकिस्तानी टेररिस्ट को मराठी भाषा कहां से आ रही थी? वो मारने वाले जो टेररिस्ट लोग थे वो असल मराठी में बोल रहे थे और करकरे जी को बहुत ही प्लानिंग के साथ मारा गया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 26/11 का हमला 2 हमला है। एक हमले का नेतृत्व आरएसएस का टेररिस्ट ग्रुप कर रहा था, जिसको जांच एजेंसियों ने बचाया। जिसको, कितनी आश्चर्यजनक बात है, कोई भी अधिकारी अगर मौत हो जाती है तो सम्मान के साथ उनका अंत्यविधि होगा, फिर उनकी रिक्त जगह के ऊपर दूसरा अधिकारी नियुक्त होगा। इधर करकरी साहब की लाश पड़ी हुई है और तुरंत नया चार्ज दिया जाता है और जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो केपी रघुवंशी है, यानी करकरे साहब की लाश पड़ी हुई है। और उसी समय एटीएस का चार्जशीट, एटीएस का जो नेतृत्व है, जो पद है, वो केपी रघुवंशी को दिया जाता है और केपी रघुवंशी की पहचान छुपी हुई नहीं है। इन्होंने, जो करकरी साहब ने जो आरएसएस के पुख्ता सबूत ढूंढे हैं कि देश के खिलाफ ये राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, इस पर पर्दा डालने का काम केपी रघुवंशी ने किया है। साथियों, यहां मुंबई में मैं ये बात कर रहा हूं और बड़े दावे के साथ कर रहा हूं कि मुशर्रफ साहब ने जो संशोधन किया उसमें यही उन्होंने बताया है कि 2008 का 26/11 का अटैक आरएसएस के संबंधित लोगों ने यहां पर अंजाम दिया और दूसरे पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ने दूसरी जगह पर अंजाम दिया। मगर मीडिया ने स्टोरी क्या बताई, ये सारा का सारा अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट लोगों ने किया और मीडिया ने ये जो रियल बातें थी इसको हाइड किया। महाराष्ट्र टाइम्स में एक दिन खबर भी आई थी कि अटैक करने वाले लोग मराठी में बोल रहे थे। आईएएस लेवल का अधिकारी जांच करने के लिए गया और तब एक बात लीक होगी को मराठी में बोल रहे थे। तो साथियों, 26/11 का अटैक ये आरएसएस आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के लोग संविधान बदलने के लिए देश भर में बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ये जांच में मिल गया था। केवल आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं ये जानकारी नहीं मिला। आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं, तो उनके फरीदाबाद के मीटिंग में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हमें भारत का संविधान मानना ही नहीं है और जो जो हमारी समस्या में अड़चन आएगा, हम जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, हम जो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, इसमें जो जो अड़चन आएगा उसको हम डायरेक्ट किल करेंगे, उसको हम डायरेक्ट मार देंगे। ये उनके फरीदाबाद के मीटिंग का मिनट्स है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में चार्जशीट के तौर पर वो ट्रांसक्रिप्ट किया गया, उस वीडियो को सुना गया और वो वहां पर सबमिट किया गया। उसके अंदर ये भी बात कही गई कि हमें हिंदू राष्ट्र की केवल चर्चा करनी है, मगर व्यवहार में हमें ब्राह्मण राष्ट्र को कायम करना है। हमें बाहर बोलते रहेंगे आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मगर व्यवहार में हमें वैदिक राष्ट्र को,
भारत के ऊपर थोप देना है और भारत के संविधान को भी और संविधान को मानने वाले लोगों की भी हमें हत्या करनी है, क्योंकि भारत हमारे ब्राह्मणों का नहीं है। उस मीटिंग में उन्होंने एग्री किया कि ब्राह्मण भारतीय लोग नहीं है, इसलिए हमें हिंसा का सहारा लेना होगा। साथियों, कसाब की केस चल रही थी। कसाब की केस जब चल रही थी, उसी दरमियान हु किल्ड कर एक किताब जल्दी जल्दी मुशर्रफ साहब ने प्रकाशित की। ये किताब बिहार का एक एमएलए यादव जी, एक बिहार का एमएलए यादव उनका नाम है, उन्होंने ये किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद वो संवेदनशील व्यक्ति थे, एमएलए थे बिहार राज्य के। उन्होंने मुशर्रफ साहब से टेलीफोन लेकर संपर्क किया और उन्होंने मुशर्रफ साहब को कहा, आपने राष्ट्रहित के लिए बड़ा काम किया है, जो मीडिया दिखा रहा है 26/11 के अटैक का, वो रियल हिस्ट्री नहीं है, वो रियल इतिहास नहीं है, वो रियल घटनाक्रम नहीं है। आपने जो बताया है यही रियल है कि आरएसएस के लोग पकड़े गए थे और वो जांच शुरू होती, चार्जशीट सबमिट होता तो आरएसएस के ऊपर कानूनन पाबंदी लगती और आरएसएस को एक्सपोज करने वाले अधिकारियों को मारने के लिए जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप आया था उसको उन्होंने गोल्डन चांस माना और उसी के दरमियान करकरे, सालस्कर और कामटे जी की मर्डर किया गया, हत्या की गई है। इस बात से मैं एग्री करता हूं, मगर उन्होंने इच्छा जताई कि अजमल कसाब की केस चल रही है, मगर करकरे साहब को किसने मारा, वो बातें आपने बताई हुई बातें और मीडिया के द्वारा या जांच एजेंसियों के द्वारा जो बातें बताई जा रही है, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें है, क्यों न इन बात को हाई कोर्ट में लेकर क्यों न जाए। मुशर्रफ साहब ने उस एमएलए को कहा, यादव जी को, आप लेकर जा सकते हो, आपको कोई डाटा चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। और माननीय एमएलए साहब यादव साहब ने जो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा था उसको आधार बनाकर मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, कोर्ट ने एक्सेप्ट की और कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो जो मुद्दे उठाए गए उन सभी मुद्दों का लॉजिकल जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। आश्चर्य की बात है, तत्कालीन राज्य सरकार ने लिखित में कोई जवाब दिया नहीं और तत्कालीन केंद्र सरकार ने लिखित में कोई जवाब दिया नहीं। तब इन्होंने कानून की सलाह लिया कि हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट मामला कसाब का पहुंच गया है, तो क्यों ना बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला भी एडजॉइनिंग किया जाए और ऐसा एप्लीकेशन दिया जा सकता है क्या। ऐसा उन्होंने वहां एप्लीकेशन किया और यहाँ की जो हाई कोर्ट की केस थी वो अजमल कसाब के केस के साथ कंपाइल करके सुनवाई की जाए, ऐसी डिमांड की गई। मगर यादव साहब ने माननीय मुशर्रफ साहब के द्वारा प्रस्तुत किए तथ्य और प्रमाणों के मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने भी दरकिनार कर दिया। अजमल कसाब का फैसला हो गया और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे कि अभी तक हमारा फैसला ही नहीं हुआ, आपने उसको कंपाइल किया मगर उसका फैसला नहीं दिया, तब सुप्रीम कोर्ट के जज महाशय ने कहा ये हमारे लिए बंधन कारक नहीं है, आरोपियों को सजा हो गई है, इसलिए अब आप लोगों ने जो हाई कोर्ट में मुद्दे उपस्थित किए थे, सुप्रीम कोर्ट में आकर आपने वो मुद्दे उपस्थित किए हैं, उन बातों पर नए सिरे से जांच करवाना और उसके ऊपर फैसला देना ये सुप्रीम कोर्ट को बंधन कारक नहीं है। इस तरीके से साथियों, जो मामला करकरे, सालस्कर और कामटे को मारा गया, वो जांच अगर हो जाती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तथ्य सामने आ जाता, वो मामला आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। साथियों, ये तथ्य और सबूत के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि 26/11 का अटैक
ये आरएसएस के टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया एक अटैक है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आज लोगों को लग रहा है संविधान बदला जा रहा है या संविधान बदलने की बातें की जा रही है। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये बातें नहीं है, ये फरीदाबाद के मीटिंग में तय किया हुआ एजेंडा है कि भारत के संविधान को खत्म करने के लिए बम ब्लास्ट है। तो मैं इस मौके पर 26/11 के अटैक के सिलसिले में जो बातें और जो तथ्य सामने लाए गए, यहां तक कि करकरे साहब का मोबाइल पर बात कौन कर रहा था, ये जांच एजेंसियों ने इस पर जांच ही नहीं किया। उस दिन आखिर में कौन कॉल कर रहा था, इसका जांच ही नहीं किया गया। वायरलेस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया गया और यहां तक कि उनका जो गोली मारी गई वो मजबूत था या नहीं था, इसके ऊपर बाद में मीडिया में चर्चा हुई। तो 26/11 का अटैक ये 26 तारीख को ही किया गया, क्योंकि 26 तारीख संविधान निर्माण की तारीख है और 26 तारीख को ही एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा अटैक करवाना और आरएसएस के टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा दूसरा अटैक मुंबई के अंदर करवाना, आम लोगों की हत्या करवाई गई। 26/11 का अटैक ये भारत पर अटैक है, मगर भारत की जांच एजेंसियां एटीएस, बात के बने हुए एटीएस प्रमुख, एनआईए और न्यायपालिका ने कौन सा रोल अदा किया। न्यायपालिका, एटीएस प्रमुख और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों ने आरएसएस के टेररिस्ट लोगों को बचाने का काम किया। मैंने मुशर्रफ साहब के तमाम लिटरेचर पढ़े तो मुझे गर्व और फक्र होता है। अगर वास्तविक किसी को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए तो मुशर्रफ साहब को देना चाहिए। उन्होंने जो सच और सच्चाई लोगों के सामने प्रस्तुत किया, रिस्क लिया, जान पर खेला, उनके रिसर्च में मुस्लिमों का उन्होंने पक्ष नहीं लिया है, या वो खुद स्वयं मुस्लिम है इसीलिए उनको लग रहा है इसकी जांच करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने रिसर्च नहीं किया, बल्कि निष्पक्षता से रिसर्च किया। और हाल ही में उनका जो किताब आया ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड, इस किताब में अलग अलग जजमेंट के ऊपर उन्होंने समीक्षा की है और तथ्यपूर्वक समीक्षा की है। उनका संशोधन यही बताता है आरएसएस के ऊपर पाबंदी लग सकती थी, मगर जांच एजेंसियां और न्यायपालिका के लोगों ने, आईबी के लोगों ने आरएसएस को बचाने का काम किया। कितने आश्चर्यजनक बात है। देव नामक एक ब्राह्मण है जिसने ट्रेनिंग दिया, देव नामक एक ब्राह्मण का नाम का जिक्र आया है। देव एक ब्राह्मण है और वो आईबी का ऊंचे लेवल का अधिकारी है जो आरएसएस के प्रचारकों को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा है, बम कैसे बनाया जाए, बम कैसे फोड़ा जाए, मगर देव का नाम एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। आरएसएस के लोग प्रचार क्या कर रहे थे, जांच में पता चला, देव का ओरिजिनल नाम हाइड किया और बताया गया मिथुन चक्रवर्ती बम बनाने का ट्रेनिंग आपको देंगे, बम हैंडल करने का आपको ट्रेनिंग देंगे। असीमानंद का नाम असीमानंद नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम आशीष चटर्जी है। यानी पाप करने के लिए, बुरा काम करने के लिए, राष्ट्रद्रोही काम करने के लिए फेक नाम का इस्तेमाल किया। यही आशीष चटर्जी ने कबूली जवाब दिया था कि मोहन भागवत के कहने पर ही मैंने बम ब्लास्ट किए हैं। यही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का नार्को टेस्टिंग हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे आदमी का नार्को टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट में पुरोहित ने कबूल किया, हाँ मैं आरएसएस का वर्कर हूं। खुद उसने नार्को टेस्ट में कबूल किया कि वो आरएसएस का वर्कर है, कार्यकर्ता है और ऊंचे लेवल पर बैठा हुआ है। तो ब्राह्मण लोग देश में, खास करके आरएसएस के ब्राह्मण लोग दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अभी कल परसों भागवत फॉरेन में जाकर कह रहे कि हम पूरे दुनिया को आर्य स्थान बनाने वाले हैं, मगर भारत को क्या बनाया, भारत को टेररिस्ट लोगों का अड्डा बनाया। और भारत का सत्यानाश करने का अगर किसी संस्था ने काम किया है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। मोहन भागवत इसके मुख्य सरगना है और देश को खतरे में डालने का काम आरएसएस ने तो किया है,
मगर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। क्या न्यायपालिका ने देश को बचाने का काम किया? जस्टिस गोगोई जैसा आदमी अब रिटायर्ड होने वाला है, डे टू डे हियरिंग की गई। जस्टिस गोगोई रिटायर्ड होने वाला है, मंदिर मस्जिद के मामले पर डे टू डे हियरिंग की गई, मगर एक एमएलए यादव जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली कि 26/11 के अटैक के पीछे आरएसएस के ब्राह्मण्स लोगों का भी हाथ है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली, इसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हुआ, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को कोई जवाब नहीं मांगा, इसीलिए उनको दोषी नहीं ठहराया गया। मगर डे टू डे जस्टिस गोगोई के रिटायरमेंट होने के पहले न्यायपालिका का मिसयूज किया गया। केवल मामला आरएसएस का नहीं है, भारत की न्यायपालिका शासक जातियों के नियंत्रण में है। न्यायपालिका के ऊपर बीजेपी और आरएसएस का डायरेक्ट नियंत्रण हो गया है। एक आदमी शिंदे मुंबई का, उसने खुद नांदेड़ कोर्ट में जाकर कहा कि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूं, आरएसएस की 2003 की मीटिंग में मैं खुद शामिल था और आरएसएस ने उस दिन में क्या कौन कौन सी जगह पर बम ब्लास्ट करने हैं वो बताया, मैं उसका जश्मदीद गवाह हूं। तो नांदेड़ कोर्ट में वो गया और नांदेड़ कोर्ट में उसको बाद में रिजेक्ट किया। अभी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ रहा है। उसकी कोई खबर नहीं आई कि 16 साल बाद कोई आदमी आरएसएस का बैकवर्ड कास्ट का आदमी, शिंदे नामक आदमी चुनौती दे रहा है कि मोहन भागवत ने बम ब्लास्ट किए और उसकी बात की कोई खबर तक नहीं आ रही है। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ रहा है, उसकी खबर तक नहीं आ रही है। जांच एजेंसियां का जितना रोल है उसी तरह भारत की मीडिया का रोल भी टेररिस्ट लोगों को बचाने में सहभागी है। मगर ये सारा का सारा खेल कौन से समय में हुआ? 2011 तक का अगर बात किया जाए, 2013 तक अगर बात किया जाए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने आरएसएस को बचाया। उस समय राज किसका था? कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आरएसएस को बचाया। आज आरएसएस बीजेपी कौन दे रहा है? महाराष्ट्र का गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, चितपावन ब्राह्मण। वो जो कार्यक्रम है तो ब्राह्मण लोग अलग राष्ट्र के बनाने की भी तैयारी के लिए वो उस समर्थन का जो झूठा समर्थन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या भारत में उग्र जन आंदोलन हो सकता है। शायद इसका डर ब्राह्मणों को अभी से सता रहा होगा और इस वजह से वो अलग राष्ट्र की एक भूमिका बना रहे होंगे। मगर ये देश हमारा है, ये मूल निवासियों का देश है और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया है। तो मूल निवासी लोगों की जिम्मेदारी है कि मूल निवासी राष्ट्र को अभी दोबारा विभाजित नहीं होने दिया जाए। ये 26 नवंबर के दिन पर आप दृढ़ संकल्प करेंगे। यही बात कहकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय मूल निवासी।